हेलो दोस्तों, नमस्तभ्यम नमस्कारम अपार अभिनंदन आप सबों का। मैं सौरभ कुमार सौरभ स्टडी सेंटर के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, हिंदी व्याकरण का 2 क्लास ऑलरेडी हम करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, पहले जाकर के उस वीडियो को देखिए। आज हम बात करेंगे संज्ञा के विषय में। आखिरकार संज्ञा होता क्या है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, जहां से परीक्षा में जो है काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की क्लास को जो है एकदम बेहतरीन और जबरदस्त अंदाज में शुरू करने का प्रयास करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हुए हैं तो सबसे पहले आपको हेडिंग में लगा लेना है संज्ञा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नाउन। मेरे दोस्तों, संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह नाम होता है, चाहे वह किसी व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो या किसी भाव का नाम हो। अर्थात ईमानदारी जैसे हवा हो गया, जिसको हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, पकड़ करके देख नहीं सकते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को मेरे प्यारे साथियों संज्ञा कहते हैं। चाहे कोई भी वस्तु हो, कुर्सी हो, बोरा हो, पेन हो, कलम हो, बास्ता, कुछ भी हो सकता है, सबको कहेंगे मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर संज्ञा। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और आपको परीक्षा में डिफिनेशन कभी नहीं पूछा जाएगा। जब भी पूछा जाएगा तो आपको जो वहां पर जैसे कहेगा कि हिमालय में कौन सी संज्ञा है, ऑप्शन दे देगा 4 गो की, द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक। तो वहां पर आपको पूरे सोच समझ करके आपका कॉन्सेप्ट ही आपको जो है काम देगा। रटने वाला कोई भी चीज आपको काम नहीं देने वाला है, इसीलिए कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए और ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए एकदम बारीकी से आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जानना है कि संज्ञा आखिरकार होता क्या है, संज्ञा कहते किसको है। तो मेरे दोस्त, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। चाहे किसी एक व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो या भाव का नाम हो। अब भाव में क्या क्या हो जाता है, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, न तो पकड़ सकते हैं न ही छू सकते हैं, सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे हवा, जैसे ईमानदारी, बुढ़ापा, हम सिर्फ अनुभव करते हैं, बुढ़ापा को पकड़ के नहीं रख सकते हैं। जैसे जैसे समय बीतेगा आपका एज में जो है बढ़ोतरी होता चला जाएगा। इसीलिए ऐसे चीज को जो हम भाववाचक संज्ञा के जो है अंतर्गत रखते हैं। तो संज्ञा किसको कहेंगे, तो ध्यानपूर्वक समझिए। इधर यहाँ पर समझना है आपको संज्ञा के बारे में। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यह बात आपको याद रखना है। परीक्षा में प्रश्न तो डायरेक्ट आपको कभी भी नहीं पूछा जाएगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। एग्जाम्पल कैसे प्रश्न पूछा जाएगा यह भी आपको हम लगले हाथ बताइए देंगे क्लास में। तो संज्ञा को आप भली भांति समझ गए होंगे, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो या भाव का नाम हो, सबको कहेंगे मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर संज्ञा। जैसे समझ लीजिए मेरे प्यारे साथियों, जैसे हम आपको समझाने का प्रयास करें एग्जाम्पल के माध्यम से। तो व्यक्ति के नाम में हम यहाँ पर, जैसे हम ले लिए यहाँ पर राम, तो राम किसी व्यक्ति का नाम हो गया। वस्तु में हम यहाँ पर कुर्सी ले लिए, यह भी यहाँ पर कुर्सी जो है किसी वस्तु का नाम हो गया। स्थान में हम यहाँ पर मान लीजिए हम लोग योगिया गांव से बिलोंग करते हैं तो योगिया ले लिए। भाव में मान लीजिए हम यहाँ पर हवा ले लिए, इत्यादि। यह सब का सब जो है यहाँ पर एक प्रकार का संज्ञा है। अब सब कौन कौन सा संज्ञा इसके अंतर्गत है ये भी आपको समझ करके रखना है। तो किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो या भाव का नाम हो, सबको कहेंगे मेरे दोस्त यहाँ पर संज्ञा। अब आपको समझना है कि संज्ञा के प्रकार, यानी कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो संज्ञा जो है मेरे प्यारे साथियों 5 प्रकार की होती है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की होती है। अब आपको समझ करके रखना है कि संज्ञा जो है यहाँ पर 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। अब क्या क्या होता है ये ध्यानपूर्वक समझ लीजिए मेरे दोस्तों। संज्ञा जो होता है, सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा होता है। जातिवाचक संज्ञा होता है। दूसरा संज्ञा जो होता है, जिसको मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तीसरा मेरे दोस्त यहाँ पर होता है समूहवाचक संज्ञा।
समूह वाचक संज्ञा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों यहां पर 4 नंबर में आ जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों सबसे लास्ट में आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, इस तरह से जो है संज्ञा कुल 5 प्रकार के होते हैं। अब एक एक के बारे में हम लोग बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। मेरे दोस्तों यहाँ पर प्रश्न जो है आपको एग्जाम्पल से पूछा जाएगा, डिफिनेशन कभी नहीं पूछा जाएगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, डिफिनेशन आपको रटना नहीं है, आपको समझ लेना है। अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के बारे में, एकदम बारीकी से बात करेंगे कि आखिरकार जातिवाचक संज्ञा होता क्या है। तो अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो सबसे पहले हेडिंग में लगाइए जातिवाचक संज्ञा की होता क्या है आखिरकार जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा के बारे में मेरे दोस्तों यहां पर सबसे पहले समझना है आपको, ध्यानपूर्वक समझिए। इधर जातिवाचक संज्ञा और समूह व्यक्तिवाचक संज्ञा दोनों को हम जो है आपको एक ही साथ समझा देते हैं। जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा दोनों को हम आपको एक ही बार समझा देते हैं ताकि आपको समझने में काफी ज्यादा आसानी हो। देखिए जातिवाचक संज्ञा का जो अर्थ होता है, जातिवाचक संज्ञा का जो मतलब होता है जिससे समस्त जाति भर का बोध हो जाए, जिससे समस्त जाति भर का बोध हो जाए। जैसे हम कहेंगे गाय तो समस्त गाय का बोध हो गया वहां पर। जैसे हम कहेंगे लड़का तो समस्त लड़का का वहां पर बोध हो गया। कहेंगे लड़की तो समस्त लड़की का वहां पर बोध हो गया। कहेंगे लोग तो समस्त लोग का वहां पर बोध हो गया। तो वैसे चीज को हम रखेंगे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। मेरे दोस्त जैसे हम कहें लड़का तो समस्त लड़का का बोध हो गया, लेकिन हम उसी में कहेंगे राम तो समस्त लड़का में किसी एक लड़का को हम कह दिए राम, तो राम हो गया वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी किसी एक चीज का नाम ले लेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। और मेरे प्यारे साथियों जो दुनिया में सिर्फ एक है, यानी कोई खास चीज हो, जैसे हम कहेंगे पटना तो पटना किसी खास, तो राम मोहन सोहन कुछ भी एगो नाम का बोध हो जाए या किसी दुनिया में कोई एगो खास चीज का बोध हो जाए, तब वैसे चीज को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। जैसे पटना के बारे में हम बताने का प्रयास करें तो पटना जो है किसी खास शहर का नाम है तो हम उसको क्या कहेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय कहेंगे तो किसी खास पर्वत का नाम है तो उसको भी हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। मेरे दोस्तों हम जैसे कहेंगे दिल्ली, दिल्ली या कहे दिल्ली, दोनों बतवा बराबरे है यहाँ पर। तो दिल्ली जब कहेंगे तो दिल्ली किसी खास, वहां पर उस जगह को भी हम शहर के अंतर्गत रखेंगे, तो किसी खास चीज का नाम हो गया तब उसको भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। अब संसार में जो है यहाँ पर पटना एक ही जगह का नाम है। अब कहेंगे जोगिया गांव तो उसको तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर योगिया गांव है तो कहीं और जाइएगा तो थोड़ा वहां पर भी आपको योगिया गांव देखने को मिला होगा। यानी कोई खास चीज होना चाहिए, जोगिया गांव कोई खास चीज नहीं है, तो इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं रखेंगे। तो सबसे पहले आपको जातिवाचक संज्ञा को समझना है, जिससे जाति भर का बोध हो जाए उसको क्या कहोगे तो जातिवाचक संज्ञा। तो इसको हम अगर डिफिनेशन लिखें यहां पर तो लिखेंगे जिससे जाति भर का बोध हो, जिससे जाति भर का बोध हो, जाति भर का बोध हो, जिससे जाति भर का बोध हो उसे क्या कहते हैं तो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे जाति भर का बोध हो उसको क्या कहते हैं तो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम आपको समझाने का प्रयास करें, जैसे हम लिख दिए लड़का, तो लड़का तो कोई एगो चीज नहीं होता है, एक लड़का के बारे में तो हम नहीं बता रहे हैं, समस्त लड़का का बोध हो गया वहां पर। उसके बाद हम जैसे आपको बता दिए अगर लड़की भी कह देंगे तो एक लड़की का तो यहाँ पर बोध नहीं हुआ, समस्त लड़की का वहां पर, समस्त लड़की समुदाय का बोध हो गया वहां पर, तो इसको भी हम क्या कहेंगे तो जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। मेरे दोस्तों यहाँ पर हम जैसे जानवर बोल दिए, क्या बोल दिए जानवर, तो एक जानवर में जो है पशु जानवर में क्या हो जाता है यहाँ पर गाय भी आ जाता है, भैंस भी आ जाता है, सब कुछ जो है जानवर के अंतर्गत आ जाता है, तो इसको क्या कहेंगे तो जातिवाचक संज्ञा। मेरे दोस्त हम जैसे बोल दिए कुत्ता,
तो यह भी क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। क्या कि कुत्ता में जो है प्रत्येक प्रकार के जितना भी कुत्ता का समुदाय है सब यहाँ पर हो गया जातिवाचक संज्ञा। लेकिन कोई जो है अपना कुकुर का नाम रख लेता है मोती, कोई अपना कुकुर का नाम रख लेता है डॉगी, तो उन सबको कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये बात आपको समझ करके रखना है। तो जितना भी जानवर है, जितना भी पशु पक्षी है, सब का सब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद दूसरा आपको समझना है मेरे दोस्त, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा भी आपको समझना है मेरे दोस्तों। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहेंगे, जिससे किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो। किसी एक व्यक्ति का बोध होना चाहिए, या वस्तु का बोध होना चाहिए, या स्थान का, सिर्फ एक। अनेकों के बारे में जब ये हम एग्जाम्पल देंगे तो वह हो जाएगा वहां पर जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर एक व्यक्ति समुदाय का बोध हो जाए तब उसको क्या कहना है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहां पर इसका अगर हम डिफिनेशन लिखेंगे तो लिखेंगे यहां पर, जिससे किसी एक व्यक्ति, वस्तु, जिससे किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, स्थान का बोध हो। मेरे दोस्तों, जिससे किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसको कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे अगर हम आपको समझाने का प्रयास करें यहां पर, तो क्या हो सकता है, जैसे हम किसी एक व्यक्ति का नाम ले लिए रामू, तो रामू यहां पर हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। वस्तु में हम किसी एक वस्तु का नाम ले लिए, जैसे हम यहाँ पर पेन नाम ले लिए, तो पेन क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी खास जगह का नाम ले लिए, खास जगह होना चाहिए, जैसे हम बोल दिए पटना, तो पटना जो है किसी खास शहर का नाम है, तो यह भी एक प्रकार का व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन जयनगर को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं रखेंगे, क्योंकि वहां पर कुछ खास है नहीं अभी फिलहाल। तो कोई खास जगह हो तब उसको कहेंगे हम यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। रामू हो, पेन हो, पटना हो, तो उसको क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इत्यादि बहुत सारे चीज जो यहाँ पर हो सकते हैं। ये सब के सब जो है यहाँ पर हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद आपको समझना है समूहवाचक संज्ञा के बारे में। तो इसको भी ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, ये भी बात आपको ध्यानपूर्वक समझना है। समूहवाचक संज्ञा, ध्यानपूर्वक आपको समझना है समूहवाचक संज्ञा के बारे में बिल्कुल बारीकी से मेरे दोस्त। जिससे समूह का बोध हो जाए, यानी कि समूह अथवा समुदाय का बोध हो जाए। जैसे हम बोल रहे हैं सभा, भोज खाने के लिए जाते हैं तो उसको बोलते हैं भोज। तो भोज जब भी होता है तो अकेले तो नहीं होता है, भोज में बहुत सारे लोग वहां पर रहते हैं। तो भोज हो, चाहे किसी प्रकार का सभा लगा हो, सेना हो, तो सेना तो अकेले नहीं रहता है, सेना समूह में रहता है, पूरा समूह में एकदम बटालियन रहता है। तो उसको क्या कहेंगे हम, समूहवाचक संज्ञा। जैसे गुच्छा हो, आम का गुच्छा हो, अंगूर का गुच्छा हो, कुछ भी हो, तब उसको क्या कहेंगे हम, समूहवाचक संज्ञा। मेरे प्यारे साथियों, जब आर्मी बोलेंगे तो आर्मी भी क्या हो गया यहाँ पर, समूहवाचक संज्ञा। तो आर्मी कोई एक चीज नहीं है, आर्मी का पूरा बटालियन रहता है, पूरा समूह रहता है, तब उसको क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। जिससे समूह अथवा समुदाय का बोध हो उसको क्या कहना है, तो समूहवाचक संज्ञा कहना है। यह भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहां पर लिखेंगे जिससे जिससे समूह अथवा समुदाय का बोध हो, समुदाय का बोध हो। जिससे समूह अथवा समुदाय का बोध हो उसको क्या कहेंगे, तो समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। इसमें तो कुछ समझने वाला बात है नहीं। जैसे सभा हो गया, भोज हो गया, दल हो गया, संगठन यानी कि एक जगह पर होता है तो बहुत सारे लोग जो है वहां पर जाकर के इकट्ठा होते हैं, तो उसको भी क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। तो क्या क्या हो सकता है समूहवाचक संज्ञा में, तो जैसे हम यहाँ पर बोलेंगे तो सभा हो सकता है, सेना हो सकता है, सभा हो सकता है, सेना हो सकता है, गुच्छा हो सकता है, चाहे किसी भी चीज का गुच्छा हो, इत्यादि बहुत सारे चीज जो है यहाँ पर हो सकते हैं। हम क्या क्या लिखे, कुछ उठा नहीं, आपको बस समझने से मतलब है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, क्योंकि परीक्षा में आपको कॉन्सेप्ट ही काम देगा वहां पर। तो जिससे समूह अथवा समुदाय का बोध हो जाए उसको क्या कहेंगे, तो समूहवाचक संज्ञा कहेंगे।
उसके बाद मेरे दोस्त यहां पर समझना है द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में आपको समझना है। अब ध्यानपूर्वक समझिए यहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा ध्यानपूर्वक आपको समझना है द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, इसके बारे में समझिए। देखिए, जिससे द्रव्य या धातु का बोध हो, जिसे हम नाप या तौल तो सकते हैं किंतु गिन नहीं सकते हैं। जैसे हम चावल के बारे में अगर आपको बताए तो चावल को या तो हम नाप सकते हैं या तो हम तौल सकते हैं, लेकिन गिन कभी नहीं सकते हैं। कितना चावल को हम गिनने में जो है वहां पर भिड़ जाएंगे। मेरे दोस्तों यहाँ पर जैसे हम दूध बोलेंगे, दूध को जो है हम नाप तो सकते हैं, तौल भी सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। पानी बोलेंगे, पानी को नाप तो सकते हैं, तौल तो सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। तो दूध हो, पानी हो, चावल हो, चीनी हो, ये सब का सब जो है यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। धातु में अगर बात करें मेरे दोस्तों, तो हम थोड़ा बहुत लोहा को तो गिन सकते हैं, लेकिन अगर लोहा भी हो जाए बहुत सारे संख्या में तो उसको हम गिनने के लिए नहीं जाएंगे। कभी गिन करके लोहा आपको नहीं दिया जाता है। अब आप कहिएगा हंसुआ खुरपी जो हम लेते हैं तो गिन करके लेते हैं। तो मेरे दोस्तों बहुत सारे धातु का जो मिश्रण होता है तब जाकर के हंसुआ वहां पर बनता है। तो चाहे सोना चांदी ये सब का सब जो है यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि इसको हम ना तो गिन सकते यानी नाप और तौल सकते हैं किंतु गिन नहीं सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहां पर लिखेंगे जिससे द्रव्य या धातु का बोध हो, जिसको हम नाप सकते हैं, तोड़ सकते हैं किंतु गिन नहीं सकते हैं। यहां पर लिखेंगे जिससे जिससे द्रव्य या धातु का बोध हो, धातु का बोध हो, जिससे द्रव्य या धातु का बोध हो, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। जिससे द्रव्य या धातु का बोध हो उसको क्या कहेंगे, तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे अगर हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करें कि द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, तो चावल को हम ना तो यहां पर गिन सकते हैं, सिर्फ हम नाप या तौल सकते हैं। तो चावल हो सकता है, पानी हो सकता है, दूध हो सकता है, सोना, चांदी, ये सब का सब जो है मेरे दोस्त यहां पर हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। इत्यादि बहुत सारे चीज यहां पर हो सकती है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा भी आपको समझ में आ चुका होगा। यहां पर क्या लिखे थे, सभा लिखे थे। तो जिससे द्रव्य या धातु का बोध हो उसको क्या कहेंगे, तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे, जिसको हम नाप या तौल तो सकते हैं किंतु गिन नहीं सकते हैं। अब उसके बाद क्या आपको समझना है, भाववाचक संज्ञा। चार को संज्ञा के बारे में आपको बता दिया गया है। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, जिससे जाति भर का बोध हो उसको कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़का हो सकता है, लड़की हो सकता है, जानवर कुत्ता बिल्ली कुछ हो सकता है इत्यादि, जिससे समस्त जाति भर का बोध हो जाए। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहेंगे, जिससे किसी एक व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध हो उसको क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे पटना, दिल्ली, जो किसी खास जगह का नाम हो उसको क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसको कहेंगे, जिससे समूह अथवा समुदाय का बोध हो। जैसे सभा हो सकता है, गुच्छा हो सकता है, दल हो सकता है, सेना हो सकता है, ये सब जो है समूहवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होगा मेरे दोस्त, यहां पर जिससे द्रव्य या धातु का बोध हो। जैसे चावल, पानी, दूध, सोना, चांदी, जिसको हम नाप या तौल सकते हैं किंतु गिन नहीं सकते हैं। लास्ट में आपको समझना है भाववाचक संज्ञा के बारे में। लास्ट में क्या समझना है, भाववाचक संज्ञा के बारे में समझना है मेरे दोस्त। तो हम यहां पर संज्ञा को मिटा रहे हैं और आपको भाववाचक संज्ञा के बारे में हम लास्ट में आपको बता रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। लास्ट में आपको क्या समझना है, तो भाववाचक संज्ञा के बारे में समझना है। ये भी लगले हाथ समझिए, भाववाचक संज्ञा। लास्ट में समझना है भाववाचक संज्ञा के बारे में। मेरे दोस्तों भाववाचक संज्ञा क्या होता है, जिसको हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। जिससे किसी व्यक्ति वस्तु, जिससे किसी व्यक्ति के गुण धर्म स्वभाव इत्यादि का बोध हो उसको क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। या किसी व्यक्ति के गुण का बोध हो जाए,
धर्म का बोध हो जाए, स्वभाव का बोध हो जाए कि आदमी कैसा है, ईमानदार है कि अच्छा है, खराब है कि बढ़िया है। तो वैसे चीज को कहेंगे मेरे प्यारे साथियों भाववाचक संज्ञा, जिसको हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, ना तो छू सकते हैं ना तो पकड़ सकते हैं। जैसे हम हवा को ना तो छू सकते हैं ना तो पकड़ सकते हैं, ईमानदारी को हम ना तो छू सकते हैं ना तो पकड़ सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, जिससे किसी व्यक्ति के गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध हो, उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा के बारे में आपको समझ करके रखना है, जिससे जिससे किसी व्यक्ति के जिससे किसी व्यक्ति के गुण, धर्म, स्वभाव, जिससे किसी व्यक्ति के गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध हो, इत्यादि का बोध हो, जिससे किसी व्यक्ति के गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध हो, उसको कहेंगे भाववाचक संज्ञा। अब जैसे में क्या क्या हो सकता है, ये ध्यानपूर्वक समझिए इधर। जैसे में यहां पर क्या क्या हो सकता है, तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ईमानदारी, जिसको हम ना तो पकड़ सकते हैं, ईमानदारी हो सकता है, ईमानदारी, हवा हो सकता है, भूकंप हो सकता है, भूकंप इत्यादि, ये सभी के सभी चीज जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह से आपको संज्ञा में टोटल 5 प्रकार के बारे में पढ़ना है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल संज्ञा समझ में आ चुका होगा। अब मेरे दोस्त नेक्स्ट दिन हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, जहां से प्रश्न जो है काफी ज्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। संज्ञा के टॉपिक से भी काफी ज्यादा प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसको हम फाइनली पढ़ चुके हैं। अब इसके नेक्स्ट दिन हम बात करेंगे सर्वनाम के विषय में। व्याकरण का क्लास जो है अभी लगातार आप लोगों का चलने वाला है, तो डेली सुबह 11 बजे आप लोग क्लास में जुड़ना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और जबरदस्त टॉपिक के साथ, बिल्कुल शानदार अंदाज में। जय हिंद, जय भारत।